हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं जय गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर, ऑल इंडिया रैंक 407। एक बार फिर से आप सभी का आदर सत्कार अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे आप लोग कहते हो सर कि आप शॉर्ट्स वीडियो हम कितना देखें सर। एक लॉन्ग वीडियो के अंदर जितनी भी अपडेट्स है वो आप बता दो। तो अब चाहे वो WHO का हो, चाहे वो फोक्सी का हो, चाहे वो ACCP का हो, ठीक है। तो जितने भी, चाहे वो AHA के हो, जो भी अपडेट्स हैं कोशिश करूंगा सारे के सारे आपको इस वीडियो के अंदर आपके साथ अपडेट करूं। बाकी मैं लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने 5 से 6 अपडेट को एक साथ कवर अप किया था और इस वीडियो के अंदर भी मैं 5 से 6 अपडेट को कवर करूंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी लास्ट तक देखना। और जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया, तो बार बार मैं यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके नया सेटअप प्रेप चैनल का बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे सारे अपडेट और सारी गाइडेंस आपको अप टू डेट मिलती रहे और किसी भी चीज़ से आप वंचित ना रहें। तो आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा कि इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो इंडक्शन ऑफ लेबर को, PCOS को लेके हो, वारफेरिंग को लेके हो, चाहे अपने इसके अंदर बात करें कि डायबिटीज मतलब क्या कहते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को लेके अपडेट हो, इंडेक्स और इसके अंदर और HPLC को लेके अपडेट हो, वो सारे अपडेट मैं कवर करने वाला हूँ। तो बस वीडियो को स्किप मत करना। तो मैं पहले पेज से स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, सीधी सी बात, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ACOG की लेटेस्ट इंडक्शन गाइडलाइंस ब्रेकडाउन को अगर मैं करूँ, तो इसके अंदर पहला अपडेट है कि बिशॉप स्कोर जो हम चेक करते हैं, हम बिशॉप स्कोर के अंदर वो अभी भी लेबर इंडक्शन का फाउंडेशन बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो अपडेट आया वो ये है कि जब भी आप कोई भी मेथड चूज करो, चाहे वो मीजोप्रोस्टोल का मेथड हो, चाहे फोलिस का हो, चाहे ऑक्सीटोसिन का हो, आपको सबसे पहले सर्विक्स को असेस करना है। अगर आपकी बिशॉप स्कोर 6 से कम है तो वो है अनफेवरेबल कंडीशन, और अगर 6 या 6 से ज़्यादा है तो वो है आपकी फेवरेबल कंडीशन। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वहाँ पर सर्वाइकल रैपनिंग की नीड होगी ही होगी। लिख लेना अगर नहीं लिखा है तो। नेक्स्ट, अगर मैं अपडेट की बात करूँ तो ACOG अपडेट के अंदर लेबर इंडक्शन प्रोटोकॉल को लेकर मैं बात करूँगा। तो इसके अंदर क्या अपडेट आया, सर्वाइकल रैपनिंग को लेकर अपडेट आया। तो मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ कि पहले पहले क्या होता था। पहले जो ड्रग थी डायनोप्रोस्टोन, जो डायनोप्रोस्टोन ड्रग थी वो ड्रग ऑफ चॉइस हुआ करती थी सर्वाइकल रैपनिंग के लिए। लेकिन अब क्या होता है, मीजोप्रोस्टोल को फर्स्ट लाइन ड्रग कह दिया मीजोप्रोस्टोल को। लेकिन अगर हम मीजोप्रोस्टोल की ज़्यादा डोज दे देंगे तो वो क्या कर देगा, टैकिसिस्टोल। और एक कॉम्बिनेशन मेथड को भी यूज किया गया है जिसके अंदर मीजोप्रोस्टोल के साथ साथ इसके अंदर आपको फोलिस कैथेटर को ऐड ऑन किया गया है। ये कॉम्बिनेशन मेथड क्या करेगा, सर्वाइकल रैपनिंग में हेल्प करता है। इसके अंदर मीजोप्रोस्टोल, देखो आपका जो फोलिस कैथेटर है वो मैकेनिकल डायलेशन कराता है और मीजोप्रोस्टोल भी सर्वाइकल रैपनिंग में हेल्प करता है। अगर मैं इसको पूरा डिटेल में बात करूं आपसे नोट्स के थ्रू, तो नोट्स के थ्रू आप देख सकते हो कि फर्स्ट, मीजोप्रोस्टोल इज नाउ द फर्स्ट लाइन एजेंट, बोथ ओरल एंड वेजाइनल रूट आर इफेक्टिव। ठीक है, चाहे वेजाइनल रूट से दो, ओरल रूट से, बस डोजेज अलग अलग होती है। वेजाइनल रूट की शायद 25 माइक्रोग्राम की समथिंग होती है, मैं आगे बता दूंगा, और ओरल रूट की 50 से 100 माइक्रोग्राम एवरी 4 आवर देते हैं, और ये एवरी 3 to 6 आवर ऐसा कुछ करके। बाकी मैं आगे डिस्कस कर लूँगा, ऐसा कुछ करके इसका अपडेट है। बाकी अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कॉम्बिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया है अपडेट के अंदर। इसके अंदर बताया ACOG के अंदर कि आपको फोलिस कैथेटर एंड वेजाइनल मीजोप्रोस्टोल आप यूज कर सकते हैं। मीजोप्रोस्टोल क्या करेगा, सर्वाइकल को सॉफ्टनिंग करेगा एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा। और फोलिस कैथेटर क्या करेगा, ये मैकेनिकल मेथड है जो एंडोजीनस प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करेगा। अब क्या करते हैं, मैकेनिकल मेथड के अंदर जो फोलिस कैथेटर जो हम यूज करते हैं वो अभी भी वेरी रिलीवेंट है, बिकॉज दे हैव लोअर रिस्क ऑफ टैकीसिस्टोल। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अर्लियर देखो मैंने लिखा हुआ अर्लियर भी यूज डायनोप्रोस्टोन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सर्वाइकल रैपनिंग। लेकिन अब 2026 ACOG गाइडलाइंस हम बात करें तो मीजोप्रोस्टोल को सर्वाइकल रैपनिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस लिया गया है। क्यों लिया गया है, क्योंकि हाईली इफेक्टिव है, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन की नीड को रिड्यूस करता है और वेजाइनल डिलीवरी के चांसेस को इंक्रीज करता है 24 आवर के अंदर। लेकिन इसके अंदर भी एक ग्लिच है, अगर इन टर्म ऑफ सिजेरियन सेक्शन रेट आउटकम्स आर सिमिलर, ठीक है, मतलब अगर सिजेरियन सेक्शन की बात करें तो उसके अंदर भी आउटकम अच्छे हैं और स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू डायनोप्रोस्टोन। लेकिन अगर मैं इसके अंदर पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल के लेके बात करूं, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं अपने नॉर्थ साइड के अंदर, तो मीजोप्रोस्टोल क्या करता है, टेकिसिस्टोल करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हायर डोज में। तो हमें बहुत हिसाब से डोज देनी होती है। जैसे कि अगर आप वेजाइनली यूज करें तो 25 माइक्रोग्राम दे सकते हो एवरी 3 to 6 आवर्स में, और ओरली आप यूज करें तो 50 to 100 माइक्रोग्राम एवरी 4 आवरली आप यूज कर सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन और एक ग्लिच यहाँ पे आता है कि अगर कोई पेशेंट है जो जिसको प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है और अगर आपको दोबारा वो आपके पास डिलीवरी के लिए आता है, तो आपको मीजोप्रोस्टोल क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो अगर कोई क्लाइंट प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन में आया है तो उसके यूटेराइन रप्चर के
चांसेस बढ़ा देता है मीजोप्रोस्टोल, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर मैकेनिकल मेथड यूज करते हैं, लाइक फोलिक कैथेटर अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम ऑक्सीटोसिन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉशियसली यूज करना पड़ता है प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ। नेक्स्ट अगर मैं फोक्सी की गाइडलाइन वर्क के लिए बात करूँ थैलेसीमिया के लिए, तो हम पहले थैलेसीमिया के लिए कहते हैं कि सीबीसी आप टेस्ट करा लो तो सफिशिएंट है, लेकिन अब नो मोर सीबीसी। कोई सीबीसी के अंदर आपका क्या हो सकता है कि लो एमसीवी और लो एमसीवी दिखता है, तो हम उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कह सकते हैं, और थैलेसीमिया भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते किसको क्या कहें। इसलिए बोला है कि आपको अर्ली HPLC स्क्रीनिंग मैंडेटरी। अगर HPLC पॉजिटिव आता है तो आपको कहना है कि आप अपने पार्टनर के अंदर भी थैलेसीमिया की जांच करवाएं, ठीक है। HPLC की स्क्रीनिंग करवाएं कि भाई क्या पता वो कैरियर हो सकता है। इज दैट क्लियर? यही सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है करंट इंडिया रिकमेंडेशन के अंदर कि भाई देखो, अर्ली HPLC इन प्रेगनेंसी इज डन, दे कैन डिटेक्ट HbA2 HbF एंड डिटेक्ट हीमोग्लोबिन इफ प्रेजेंट, देन टेस्ट द पार्टनर। अब अगर मैं बात करूँ टॉर्च और स्कोर्च को लेकर, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि पहले नाम होता था टॉर्च, लेकिन उसको नाम चेंज कर दिया स्कोर्च। टॉर्च के अंदर क्या क्या होता था? टॉर्च के अंदर टॉक्सोप्लाज्मा, अदर्स, रूबेला, CMV और हर्पीज, लेकिन अब इसको नाम चेंज करके क्या कर दिया है? सिफिलिस, CMV जो मोस्ट कॉमन जेनेटल इन्फेक्शन होता है, O से अदर, R से अपना रूबेला, C से अपना चिकन पॉक्स और S से हो गया अपना हर्पीज। लेकिन अगर मैं इसके अंदर बताऊँ कौन कौन सा क्या क्या डिजीज करता है, तो ये मैंने लिखा हुआ है। CMV क्या करता है? पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन करा देता है, जो मोस्ट कॉमन होता है ये, ठीक है, CMV के अंदर। और रूबेला क्या करता है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस प्लस कैटरेक्ट करा देता है। पार्वो V19 हाइड्रोप्स फेटिलिस प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और सिफिलिस, स्नफल्स एंड सवर स्किन क्रिएट कर देता है। इज दैट क्लियर? इतने अपडेट यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ पीडियाट्रिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर कि किडगो का अपडेट आया 2025 के अंदर, KDIGO, तो इसके अंदर लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या हुआ है? मैनेजिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स इन किड। इसके अंदर बताया गया है कि अगर अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन 8 वीक ऑफ स्टेरॉयड थेरेपी इज एनफ। अगर कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट आपके पास आया, बच्चा आया, तो उसके लिए आप 8 वीक की स्टेरॉयड थेरेपी यूज कर सकते हैं, वो एनफ है। लेकिन उसके अंदर कैसे यूज करना है 8 वीक की स्टेरॉयड थेरेपी? 4 वीक ऑफ डेली स्टेरॉयड फॉलोड बाय 4 वीक ऑफ अल्टरनेट डे। और आप मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम गो अप टू 12 वीक। लेकिन अगर इसको हम पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? स्टेरॉयड स्टिल फर्स्ट लाइन, ठीक है, नो बेनिफिट ऑफ अननेसेसरी प्रोलॉन्ग इनिशियल कोर्सेज। यानी कि स्टेरॉयड के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज करते हैं। अगर इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम गो अप टू 12 वीक, जिसके अंदर 6 वीक डेली फॉलोड बाय 6 वीक अल्टरनेट डे फॉर फर्स्ट एपिसोड या फिर रिलैप्स। लेकिन अगर चाइल्ड रिस्पॉन्ड नहीं करता है 4 वीक तक भी स्टेरॉयड थेरेपी के बाद, तो आपको उसको लेबल करना है स्टेरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कि स्टेरॉयड से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो वो क्या हो जाएगा? स्टेरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और आप उसको कैल्सिफिकेशन लाइक टेक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं और किडनी बायोप्सी के लिए भेज सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब जो बच्चा स्टेरॉयड डिपेंडेंट कोर्स लेता है, तो स्टेरॉयड डिपेंडेंट है तो उसको हम कौन सी टैबलेट चला सकते हैं? रिटोक्सीमेब, याद रख लेना ये। और दूसरा, अगर कोई बच्चा फ्रिक्वेंट रिलैप्सिंग कोर्स है तो उसके अंदर हम ड्रग चलाते हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड। इज दैट क्लियर? गो फॉर स्टेरॉयड स्पेयरिंग एजेंट अर्ली टू अवॉइड दैम स्टेरॉयड साइड इफेक्ट, ठीक है। तो दोनों की ड्रग मैंने आपको बता दी है। तो ये अपना नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर अपडेट आया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ PCOS को लेकर, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, PCOS का नाम चेंज करके PCOS क्या होता था? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसका नाम आप चेंज करके क्या कर दिया? PMOS, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्यों कर दिया? ये सारी चीज़ अपन बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी तक आपने ये पढ़ा कि बस नाम चेंज कर दिया है कि हाँ वाइडली यूज होता है, ये तो क्या क्या रीजन है वो अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। द नेम चेंज वाज अनाउंस्ड आफ्टर 14 ईयर ग्लोबल कंसल्टेशन प्रोसेस। तो वाई टू नीडेड, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी? क्योंकि पहले हम कहते थे कि PCOS रॉन्गली फोकस ओनली ऑन ओवेरियन शिफ्ट, ठीक है। इसकी जो फाइंडिंग्स और नेम चेंज प्रोसेस वर पब्लिश्ड इन मेडिकल जर्नल इन द लैंसेट, ठीक है। मेडिकल जो जर्नल है लैंसेट, उसके अंदर ये पब्लिश हो चुका है, ठीक है ना। इस दैट के लिए हम तो PCS को हम सिर्फ ओवेरियन स्टोरेज के लिए अपन यूज करते थे, लेकिन अब अपन ने स्पेशलाइज कर दिया PMOS, ठीक है। तो वहाँ पर हम है ना बिल्कुल उसके ऊपर और डीपली हम रिसर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। इसको लीड किसने किया था? ये नाम आ सकता है स्टेट एग्जाम्स के अंदर। प्रोफेसर हेलेना टिडे ने इसको लीड किया था, और उन्होंने कहा था कि द ओल्ड नेम कॉन्ट्रीब्यूट टू डिलेड डायग्नोसिस एंड इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ? द न्यू नेम इज एक्सपेक्टेड टू बी फुली इम्प्लीमेंटेड इन इंटरनेशनल मेडिकल। अभी इंटरनेशनल मेडिकल गाइडलाइन में ये फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कब तक हो जाएगा? 2028 तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये सारे अपडेट्स थे जो मैंने आपको कवर किए, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं, जिस भी बच्चे को नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखो, बच्चों के नोट्स को लेकर रिव्यू आ रखे हैं और बहुत शानदार रिव्यू हैं। आप खुद भी अगर आप अभी तक भी आपने नोट्स को अपने प्रॉपर वे में नहीं किया है, तो ये नोट्स आर वेरी गुड, वाज नॉट एबल टू क्लियर माई नोट्स डेस्पाइट माई एफर्ट्स, आई रियलाइज माई नोट्स आर रियली इनसफिशिएंट, बट आई होप आई विल क्रैक नोट्स एट 11। थैंक यू सो मच सर, आपके नोट्स रियली बहुत अच्छे हैं, एकदम
क्लियर ईजिली समझ आ रहे हैं। आपने बहुत मेहनत की है, नोट्स बनाना, नोट्स पढ़ने में बहुत ईजी है। थैंक यू सो मच। आपने सारे नोट्स बहुत अच्छे हैं, एक एक पॉइंट को आपने बारीकी से लिखा। तो ये सारे बच्चों के नोट्स को लेकर रिव्यू, अगर आप लोग को भी नोट्स परचेज करने हैं तो आप लोग भी नोट्स परचेज कर सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके। इज़ दैट क्लियर गाइज? थैंक यू सो मच। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। थैंक यू गाइज।